हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमारा चैप्टर चला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। पिछले लेक्चर में हमने करंट क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे फ्लो होता है, करंट का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कैसे करें, ऑल्सो सर्किट के सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ओम्स लॉ एंड द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं ओम्स लॉ के साथ। तो सबसे पहले तो जो लॉ हम पढ़ने वाले हैं उसको ओम्स लॉ बोला जाता है, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उनका जो नाम था वो ओम था। ओके, तो यहाँ पर ओम्स लॉ में जो साइंटिस्ट हैं ओम, उन्होंने क्या देखा, क्या पाया? उन्होंने देखा कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंसिडर दिस इज ए कंडक्टर, ठीक है, हमने इसके जो दोनों एंड्स हैं यहाँ पर एक बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोल दिया कितना है, V से हमने डिनोट करा। अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने पीछे लेक्चर में क्या देखा, जब भी कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसके वजह से इस कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, I से उसको डिनोट कर दिया। अब साइंटिस्ट ने क्या नोट करा, अगर उन्होंने ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, राइट। अगर हमारे पास जो ये सेल है, अगर मैंने बोला जो हाई पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट पर है, लो पोटेंशियल 1 वोल्ट पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पर, 9 वोल्ट। अब उन्होंने क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करा है। अगर मैं इस वाले टर्मिनल को 12 वोल्ट कर दूं, इसको 1 वोल्ट ही रखूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 11 वोल्ट हो गया। अब आगे अगर मैं इस वाले टर्मिनल को 15 वोल्ट कर दूं, इसको 1 वोल्ट रखूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस 14 वोल्ट हो गया। इस तरीके से उन्होंने क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया। इस इंक्रीज के कोरस्पॉन्डिंग उन्होंने क्या नोट करा कि जो करंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर, वो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। अगर जो फर्स्ट केस था ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें कि करंट कितना है, शुरू में जब यहाँ पर 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था तो लेट अस से कि करंट वहां पर था 5 एम्पियर, ठीक है, ये हमने कंसिडर किया है, ठीक है, कितना था। अब जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करा, करंट भी इंक्रीज होके कितना हो गया, 7 एम्पियर हो गया, ठीक है। अगेन जब हमने और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करा तो करंट भी और ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। इस तरीके से करंट इंक्रीज हो रहा है जब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया। कब, अगर हम जो ये पूरा सेटअप है, हमारा जो वायर है, कंडक्टर है, अगर हम यहां पर टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट अगर टेम्परेचर है, उस वक्त जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर, ठीक है। कब, जब टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना कंडीशन इसलिए जरूरी है क्योंकि टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे उसका इफेक्ट भी हमारे करंट के ऊपर और कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर के ऊपर पड़ता है। तो हमें उसको कांस्टेंट रखना है क्योंकि हमें कंपेयर किसको करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को करना है करंट के विद रिस्पेक्ट। तो अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या कर दूं, कम कर दूं, यहां पर मैं क्या कर दूं, इसको डिक्रीज करके इसको मैंने 8 वोल्ट कर दिया और ये है 1 वोल्ट, उस वक्त मेरे पास डिफरेंस कितना है, 7 वोल्ट, तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा,
करंट कितना हो गया 3 एम्पियर। मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। देखो अगर मैंने बोला इतने हाइट पर कोई वाटरफॉल है, यहां से जो पानी गिरेगा उसकी स्पीड आप देखो, और एक लो ज्यादा हाइट पर वाटरफॉल है, वहां से पानी गिरेगा उसकी स्पीड देखो, जो ज्यादा हाइट पर होगा उसकी स्पीड होगी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के और जहां से वो गिर रहा है उसके बीच में डिफरेंस ज्यादा है, तो जितना डिफरेंस होता है स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। यहां पर जितना डिफरेंस बढ़ेगा किसका, पोटेंशियल का, उतना ही ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू होता है। जितना ज्यादा पुश उसके ऊपर लगेगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहां पर इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है यहां पर, इसको रिमूव करने के लिए, इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज उन्होंने किया। क्या कांस्टेंट यूज कर लिया, आर। ठीक है, क्या कांस्टेंट यूज कर लिया, आर। और ये आर किसको डिनोट कर रहा होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो ये कंडक्टर है ना, इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस किसको मिलेगा, करंट को मिलेगा। मैंने बोला ये कंडक्टर जो भी है हमारा वायर है, ये किससे मिलके बना है भी, एटम से तो है, छोटे छोटे है ना। मेटल का जनरली होता है, तो मेटल का जैसे हमारी कॉपर वायर होती है तो कॉपर के एटम्स होंगे इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन, जैसे ही हमने बोला यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आगे बढ़ेगा, यहां पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही तो करंट हमारा प्रोसीड होगा। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को हर एटम के साथ क्या होना पड़ रहा है, कोलाइड होना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए। जैसे आप कंसीडर करो एक बहुत भीड़ वाला रूम है, आपको एक एंड से दूसरे एंड पर जाना है, आपको कितना टकराना पड़ेगा, कितने लोगों को हटा हटा के पास होना पड़ेगा। तो आपको वो लोग क्या कर रहे हैं, आपके पाथ में रेजिस्टेंस कर रहे हैं, आगे बढ़ने से बाधा बना रहे हैं। ठीक है, तो यही यहां पर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में जो दिक्कतें आ रही हैं दूसरे एटम्स के टकराने की वजह से, उसी चीज को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम डिनोट किससे कर देते हैं, कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हमें पता है क्या होती है, वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गई, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसी फॉर्मूला को हमारा जो बेसिक ओम्स लॉ, ये भी है ओम्स लॉ, ये भी है, ज्यादातर हम कौन सा यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी यहां पर आ जाती है। यहां से अगर हम रेजिस्टेंस निकालें क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। यूनिट क्या है, ओम है। पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है, करंट की क्या है, एम्पियर। ठीक है, तो ओम कैन ऑल्सो बी रिटन एज वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ठीक है, तो कहीं पर अगर रेजिस्टेंस वो बोले कि रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज 10 वोल्ट एम्पियर इनवर्स, तो आप क्या समझोगे, कितना है, 10 ओम रेजिस्टेंस उसका दिया हुआ है। ठीक है, अब जो ये वाला रिलेशन है इसके बेसिस पर हम ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले एक बार ओम्स लॉ की डेफिनेशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूं। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन में आप लिखोगे, द ओम्स लॉ टेल्स अस दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across the ends of the conductor given the temperature of the conductor remains constant। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमारा रिलेशन है ये वाला, इसके बेसिस पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन V एंड I, किसके बीच में, V और I के बीच में। ये हमने क्या ली है, हमारी दो एक्सिस ली है। एक्स एक्सिस पे हम करंट लेंगे, यूनिट क्या लेंगे इसकी, एम्पियर। वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट क्या लेंगे, वोल्ट। ठीक है, इनिशियली मानो कि हम एक डेटा अपने आप सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास यहाँ V है, यहाँ है करंट I। जिस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है,
कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट क्या होगा, जीरो। देखो अगर इधर जीरो है तो रेजिस्टेंस तो हमारा जीरो होगा नहीं, तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा रेजिस्टेंस की भी वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं, मानो 2 ओम, ठीक है, क्या है, 2 ओम है। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के हमने कितना कर दिया, 10 वोल्ट कर दिया। इसके कोरस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू क्या होगी, देखो आई इक्वल टू वी बाई आर, क्या हो जाएगा, 10/2, इट मीन्स 5 एम्पियर हो जाएगा। अब अगर मैं और ज़्यादा बढ़ा के यहाँ 20 वोल्ट लूँ तो क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर। आगे बढ़ा के अगर 30 वोल्ट लूँ कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर हो जाएगा। अगर आगे 40 वोल्ट लूँ तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 20 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 की यूनिट में हमने इंक्रीज करे, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो हम डिविजन्स लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, 10 के मल्टीपल्स ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, 50 तक गया भी नहीं, 40 तक है। ठीक है, अब करंट के डिविजन्स कैसे ले, बताओ मुझे आप, कितना ले, ये इक्वल डिविजन्स नहीं हुए, बताओ भाई कितना ले। देखो यहाँ पर 5 के मल्टीपल्स हैं तो हम 5 का डिवीजन ले लेते हैं, एक डिवीजन 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ठीक है, अब जब हमारा V 0 है तो I भी 0, इट मीन्स ये वाला ओरिजिन का पॉइंट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, ये रहा 10, तो करंट कितना है, 5 है, ये रहा, मतलब सेकंड पॉइंट हमारा ये वाला आएगा। आगे अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 20 तो करंट इज 10, ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट, तो कोरस्पॉन्डिंग करंट कितना है, 15 एम्पियर, ये पॉइंट होगा। आगे 40 वोल्ट पे कितना है, 20, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इनको मिला दें, देखो तो हमारा ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है कि जो VI ग्राफ होता है कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होगा हमेशा। कब, जब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, ओम्स लॉ के लिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड द ग्राफ। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं अबाउट फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, कि जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम एक कंडक्टर ले लेते हैं। सबसे पहले सपोज ये कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको मैं ए से डिनोट करती हूँ, और जो इसकी लेंथ है उसको हम स्मॉल l से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, R से किसको डिनोट करा है, रेजिस्टेंस को। अब इसी कंडक्टर को मैं क्या करती हूँ, अगर सेम मटेरियल, अगर ये 5 kg है तो 5 kg ही रखूंगी मैं, लेकिन इसको लंबा बना दूं और ज्यादा, मतलब टोटल मटेरियल सेम है, लेंथ अगर इंक्रीज कर दूं, ये कर दिया मैंने इसका लेंथ इंक्रीज, सॉरी ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बड़ा हो गया, छोटा होगा ना, देखो ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने बोला कम हो गया है, कितना, a', लेकिन लेंथ कितना हो गया है इसका, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड इसी कंडक्टर को मैं क्या बोल दूं, अगर इतना ही मटेरियल रखूंगी, 5 kg है तो 5 kg ही है टोटल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दूं और लेंथ कम कर दूं, ऐसे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A', और लेंथ क्या है, L'। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि इन तीनों कंडक्टर में किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, बताओ। चलो, सारे कंडक्टर के जो टोटल मटेरियल है 5 kg है, ये भी 5 kg वे करेगा, ये भी 5 kg, ये भी 5 kg, मटेरियल भी क्या है
सेम है, मटेरियल क्या है, सेम है। ये भी अगर कॉपर का है, ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ क्या है, इनकी लेंथ में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ही डिफरेंस है। तो मैंने पीछे आपको क्या बताया कि जो रेजिस्टेंस है, मानो यहां से हमारा करंट ऐसे चलना शुरू होगा, ऐसे जब इलेक्ट्रॉन आगे को मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो एटम्स ऑफ मटेरियल हैं उनसे इसको कोलाइड होना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, उसमें इसकी एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है और जो करंट है वो स्लो डाउन हो जाता है। उसके पाथ में रेजिस्टेंस का मतलब क्या आता है, ओपोज मिलना। मेरे को आगे बढ़ना है लेकिन यहाँ बहुत सारी भीड़ है, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही, मुझे हटा हटा के उनको आगे जाना पड़ रहा है, तो मेरी एनर्जी उसमें वेस्ट हो रही है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर। कंडक्टर खुद उसके अंदर से करंट को पास होने के लिए कितना ओपोज प्रोवाइड कर रहा है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ, ऐसे जा रहा है। अब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो, बेचारे इलेक्ट्रॉन को तो बहुत लंबा रास्ता यहां पर चलना है, तो यहां पर इसके पाथ में और ज्यादा एटम्स टकराएंगे और ज्यादा बाधा बनेंगे, ठीक है। अगर यहां पर बात करें, यहां तो थोड़ा ही चलना है उसको, तो इसके कंपैरिजन में तो कम रेजिस्टेंस होगा यहां पर, ठीक है। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है हमारे पास किसके बढ़ने से बढ़ता है भाई, मतलब डायरेक्ट किसके है, लेंथ अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और इनवर्स किसके है, किसके बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट गया। मतलब रेजिस्टेंस, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे। कौन, रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहां पर उल्टा इनवर्स रिलेशन किसका है रेजिस्टेंस के साथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसी को अगर हम सिंपल टर्म्स में लिखें तो हम लिख देते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब जो ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, इसको हटाने के लिए वी यूज अ कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं भाई, रो। कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं, रो। क्या बोलते हैं इसको, रो, RHO, ठीक है। अब जो ये रो है, ये है क्या चीज, इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दो अलग अलग टर्म्स हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाई A, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टिविटी के भी ऊपर डिपेंड करता है, कैसे, डायरेक्टली। अब जो रेजिस्टिविटी है ये क्या होती है भी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। अब मैंने बोला अगर ये कॉपर का है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, तो तीनों में रेजिस्टिविटी सेम है। रेजिस्टेंस तीनों का अलग है, इसका बीच का है, इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम, अलग अलग है रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग, लेकिन तीनों में रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि तीनों ही कॉपर के हैं, एक ही मटेरियल के हैं, तो हमारी रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर इसकी जगह में यहां पर कोई सिल्वर वायर ले लूं तो इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, इसकी अलग होगी। क्यों, क्योंकि मटेरियल बदल दिया, ठीक है। लेकिन अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी विल बी सेम। अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, बहुत कम, बहुत माइनर लेवल पे डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अगर मैं बिल्कुल थाउजेंड्स की रेंज में टेम्परेचर बढ़ा दूं तब जाकर हल्का फुल्का रेजिस्टिविटी, अगर इस पे टेम्परेचर मैंने बोला 25 डिग्री सेल्सियस है, इस पे टेम्परेचर अगर मैं 1000 डिग्री सेल्सियस लूं तब हो सकता है रेजिस्टिविटी दोनों कॉपर के होने के बावजूद पॉइंट्स में हल्की सी चेंज हो जाए,
ठीक है। अदरवाइज हमारा मेन जो चीज डिपेंड होती है रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या होगा, रेजिस्टेंस डिपेंड होगा, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया। ठीक है, इसके बाद हायर लेवल पे अगर हम, एज यू ऑल नो मेरा पोपट होना वीडियो बीच में रुकने वाला, पोपट होना फाइनल है। आज तो ना मैंने वीडियो रोका, ना स्टोरेज फुल हुआ, ना किसी का बीच में कॉल आया, फिर भी पता नहीं क्यों वीडियो रुका। अभी मेरे लिए तो ये वो है, शॉकिंग है बिल्कुल ही, मतलब कैसे रुका, क्यों रुका, अपने आप ही। थैंक गॉड मेरी जान ऐसे गले में आ गई थी जब मैंने देखा वीडियो रुका। मैंने सोचा शायद मैंने शुरू नहीं किया वीडियो, और पूरा मैं आधे घंटे से गर्मी में टपर टपर पसीने में लगी हूँ। पर थैंक गॉड लास्ट का बस ये वाली चीज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई, बाकी हुआ है। भगवान है भी है सच में, चलो कर लेते हैं, थैंक गॉड लिखा हुआ है अभी भी। तो बात मैं ये कर रही थी कि भी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। तो जैसे आपको पता ही है हमारा ओम्स लॉ V = IR, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, I = V/R, मीन्स करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, हम वो वाला केस देखेंगे, किसके लिए, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, तीनों के लिए देखेंगे। तो जब हम देखो, पहली बात आपको क्या लगता होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से करंट सब में ही बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन मस्त भागेगा, टेम्परेचर बढ़ते ही एनर्जी आ जाएगी और तेज दौड़ेगा, करंट बढ़ जाएगा। भाई कई और भी फैक्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कितना करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वही देख लेते हैं। तो हमारे कंडक्टर्स में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एटम्स ऑफ कंडक्टर हैं उनकी मूवमेंट भी हलचल शुरू हो जाएगा, वो भी डांस करना शुरू कर देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा करंट लेके ऐसे चलता जा रहा था, उसके रास्ते में और ज़्यादा नाच के वहाँ पर एटम्स आएंगे। उसके लिए जो रेजिस्टेंस है, ओपोजिशन है पाथ में, कोलिजन इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। कोलिजन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वेस्ट होगा, करंट वेस्ट होगा हमारा, तो करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कब, when temperature increase in a conductor। अब करंट डिक्रीज होगा, अब करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, किसमें, कंडक्टर्स में। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स में, तो सेमीकंडक्टर्स में हमारा कौन करंट को कंडक्ट करता है, हमारे जो आयंस हैं वो करते हैं। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा दे सेमीकंडक्टर का तो नंबर ऑफ आयंस विल ऑल्सो इंक्रीज, जितने आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा। तो सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, ऑल्सो करंट इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारे इंसुलेटर भैया है, ये तो कहते हैं हमें तो करंट कंडक्ट ही नहीं करना, हम मस्त बैठे, हम नहीं करते। आप टेम्परेचर बढ़ाओ, कुछ बढ़ाओ, पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, हम नहीं करते तो नहीं करते, जुबान के पक्के हैं। पर अगर बिल्कुल ही धक्का हो जाए, अगर बिल्कुल ही आप थाउजेंड्स में टेम्परेचर बढ़ा दो, ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ा दो वहाँ पर, तब हो सकता है इंसुलेटर में हल्की फुल्की हलचल शुरू हो जाए, थोड़ा सा कंडक्ट करना शुरू हो जाए। कब, इंसुलेटर कैन बिकम अ कंडक्टर ऑन वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओम्स लॉ एंड द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। आई होप सारा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मेरी मेहनत के लिए, इन पसीनों के लिए सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और पढ़ते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।